अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। चने की उन्नत प्रजातियों और बुआई पर तकनीकी जानकारी। शून्य जुताई यंत्र से गेहूं की बुआई पर तकनीकी जानकारी। सौर ऊर्जा से चलने वाले यंत्र सोलर पंप पर तकनीकी जानकारी। चना दलहन की एक प्रमुख फसल है जिसकी खेती रबी फसल के रूप में बड़े पैमाने पर की जाती है। किसान भाइयों, अगर आपने चने की बुआई अभी तक नहीं की है तो समय रहते उन्नत तकनीकियों को ध्यान में रखकर बुआई का कार्य अवश्य समाप्त कर लें। जिस विषय पर तकनीकी जानकारी के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं बासमती निर्यात संस्थान मोदीपुरम मेरठ के डॉक्टर रितेश शर्मा। किसान भाइयों, आज हम दलहनी फसलों के खेती के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, दालों के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दालों की देश में पूर्ति करने के लिए हमें विदेशों से आयात करना पड़ता है। तो यदि किसान भाई दलहनी फसलों को अपने फसल चक्र में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाई, दलहनी फसलों में आप सभी जानते हैं चना एक मुख्य फसल है। चने का बहुतायत से प्रयोग हमारे देश में किया जाता है। आप सब जानते हैं चना कई तरह से हमारे देश में यूज किया जाता है। ख़ास तौर से काबली चना, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। इसके अलावा देसी चना होता है और गुलाबी चना भी पसंद किया जाता है। तो किसान भाई, ये सही समय चल रहा है कि आप चने की बुवाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, काबली चना और देसी चना दोनों ही चनों की बुवाई का समय लगभग एक है। सामान्यतः हमारे उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर से लेकर पूरे नवंबर चने की बिजाई की जाती है। कुछ दशाओं में जहां देरी से पकने वाली वैरायटी हैं उनको लगाते हुए हम 15 दिसंबर तक भी चने की बिजाई कर सकते हैं। यदि समय पर चने की बिजाई की जाती है तो निश्चित रूप से हमें उपज ज़्यादा मिलती है। देर में यदि आप बिजाई कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा बीज दर बढ़ा देनी चाहिए। चने की बिजाई के लिए आवश्यक है अच्छे जल निकास वाली भूमि का चयन करें। जिन भूमियों में पीएच ज़्यादा है वहाँ पर चने की बिजाई ना करें। इसके अलावा जब आप चने के खेत की तैयारी करते हैं, पहली एक गहरी जुताई करें। उसके बाद एक बार हैरो या 2 हैरो चला करके आप खेत को भुरभुरा बना लें और पाटा लगा करके समतल कर लें। चने में जैसे कि आप जानते हैं हमें सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए चने की बिजाई करने से पहले पलेवा कर लें जिससे उसमें नमी अधिक मात्रा में संचित रह सके और पौधा अपनी आवश्यकता के अनुसार नमी का ग्रहण कर सके। किसान भाइयों, जहाँ तक बात आती है चने की अच्छी प्रजातियों की, तो यदि आप काबली चना लेना चाहते हैं तो इसके लिए पूसा 1088, काक 2, JGK1 आदि वैरायटियों का चयन कर सकते। देसी चने की वैरायटियों की बात करें तो आप जवाहर चना 5, जवाहर गुलाबी चना, पूसा 1103, बल्लभ कल्लर चना 1, बल्लभ चना 2 आदि वैरायटियों का प्रयोग कर सकते हैं। जो दाल मिल के लिए, बेसन के लिए विशेष तौर से यदि आप वैरायटी का चयन कर रहे हैं तो JG
14 वैरायटी बहुत अच्छी है। इन वैरायटियों में से आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वैरायटी का चयन कर सकते हैं। सामान्यतः देसी वैरायटीज़ के लिए 30 से 32 किलो बीज प्रति एकड़ पर्याप्त होता है, जबकि मोटे आकार वाली चने की वैरायटीज़, काबली चना आदि के लिए 35 से 40 किलो तक बीज 1 एकड़ के लिए आवश्यक होता है। बिजाई करने से पहले आपको ध्यान रखना है, बीज का उपचार बहुत आवश्यक है। यदि आप रासायनिक उपचार कर रहे हैं तो आपको 3 ग्राम कार्बेंडाजिम या कैप्टान या साफ किसी भी रासायनिक फफूंदीनाशक से आप इसका प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा दलहनी फसलों में आप जानते हैं इनकी जड़ों में गांठें बनती हैं जो हमारे वातावरण से नाइट्रोजन को फिक्स करके हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाती हैं। यदि आपको अच्छे तरह से खेती करनी है तो आवश्यक रूप से चने के बीज को आपको राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना चाहिए। राइजोबियम कल्चर का 1 पैकेट 1 एकड़ बीज के लिए पर्याप्त होता है। इसके लिए आप एक पक्के फर्श पर बीज को रखकर उस पर राइजोबियम के पैकेट को खोलकर अच्छी तरह से मिला दें और उसके बाद उसको बिजाई करें। ऐसा करने से आपके खेत में जो जड़ें हैं उनका विकास अच्छा होगा और उसमें जो गांठें हैं वो ज़्यादा बनेंगी, जिससे नाइट्रोजन ज़्यादा आपके खेत में संचित हो सकता है। राइजोबियम कल्चर को मिलाते समय क्योंकि ये पाउडर के फॉर्म में होता है तो कई बार अच्छे से नहीं मिल पाता, तो ज़्यादा अच्छा होगा आप थोड़ा सा गुड़ ले लें, उसको गर्म कर लें और उसमें फिर ठंडा करने के बाद राइजोबियम कल्चर मिला के और जब आप बीज में मिला देंगे तो ये कल्चर हर दाने के साथ चिपक जाएगा। और इस राइजोबियम कल्चर के द्वारा यदि आप उपचारित करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि 8 से 10% तक आपके खेत में उपज भी ज़्यादा हो जाती है। किसान भाइयों, चने की बिजाई के लिए लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। क्योंकि चने में सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हमको चने की बिजाई थोड़ी गहरी करनी चाहिए, जो कि 5 से 8 सेंटीमीटर की गहराई पर यदि आप बिजाई करते हैं तो वो सर्वोत्तम होता है। इसके अलावा यदि हम खाद की बात करें तो क्योंकि ये खुद ही वातावरण से नाइट्रोजन को फिक्स करता है, आपके खेत में बढ़ाता है, तो हमें ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें 30 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से बीज की बिजाई करते समय खेत में प्रयोग करना चाहिए। जहाँ तक सिंचाई की बात है, जहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं तो बिजाई के करीब 20 दिन बाद हम एक हल्की सिंचाई कर सकते हैं। वैसे सामान्यतः हमारे दिसंबर और जनवरी में एक वर्षा हो जाती है जो कि सिंचाई का कार्य पूर्ण कर देती है। सिंचाई करते समय विशेष ध्यान रखना है कि यदि कहीं पर भी पानी रुकेगा तो वहाँ चने के पौधे खराब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए अच्छे जल निकास की भूमि का चयन करें, आवश्यक ना हो तो सिंचाई ना करें। और आपके खेत में यदि खरपतवार ज़्यादा हो जाते हैं तो आप उनकी एक निराई करा करके बाहर निकलवा सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप चने की खेती करेंगे तो आपका खेत मार्च और अप्रैल में खाली हो जाएगा। आपको निश्चित रूप से आमदनी तो होगी, लेकिन उसके साथ जो सबसे बड़ी बात है, आप अपनी ज़मीन जिससे हम केवल लेते ही जा रहे हैं उसमें भी कुछ पहुंचाएंगे, अपनी ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएंगे। तो अपने फसल चक्र में दलहनी फसलों को अवश्य लें और इस प्रकार खेती कीजिए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आप लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जब लौटेंगे कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। शून्य जुताई यंत्र से गेहूं की बुआई पर तकनीकी जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। गेहूं की बुआई तेजी पर है, वहीं कुछ क्षेत्रों में बुआई का कार्य किन्हीं कारणों से किसान नहीं कर पा रहे हैं, जिसका प्रमुख कारण है देर से धान की कटाई या वो निचले क्षेत्र जहां पर खेत में नमी अधिक है।
ऐसे क्षेत्र में गेहूं की बुआई शून्य जुताई यंत्र से करके समय की बचत के साथ साथ उत्पादन भी आप बढ़ा सकते हैं। तो आइए इस यंत्र से गेहूं की बुआई पर पूरी जानकारी लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ के डॉक्टर संदीप सिंह तोमर से। जैसा कि हम देखें किसान भाई, जो रबी का सीजन है इसमें धान गेहूं फसल चक्र में आमतौर पर हम देखते हैं कि जीरो टिलेज शून्य जुताई जिसमें कहते हैं, उसके द्वारा यदि गेहूं की बुवाई की जाए तो हमको काफ़ी लाभ हो सकता है और अच्छा उत्पादन मिल सकता है। जीरो टिलेज जो है वो है क्या, खेत की कोई भी बिना जुताई या तैयारी किए हुए हम गेहूं की सीधी मशीन द्वारा बुवाई कर देते हैं, इसको हम जीरो टिलेज कहते हैं। इसमें जो मशीन आती है उस मशीन का नाम जीरो टिलेज है। उसमें गेहूं की जो बुवाई करते हैं वो मशीन को चलाने के लिए खेत की तैयारी की आवश्यकता नहीं है, उसको सीधे जो तप्पड़ पड़ा हुआ खेत है या हमने जो धान की फसल काट रखी है उसके बाद सीधी जुताई उचित नमी की दशा में की जा सकती है। यदि आपने धान काटने के बाद खेत में देखा है कि नमी पर्याप्त है तो धान के ठूठों से हरे हरे वो निकल आते हैं कल्ले से, यदि ज़्यादा लगते हैं तो आप इसमें ग्लाइफोसेट जो दवा आती है उसकी 2.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे कर दें, तो जो भी उस समय पहले खरपतवार होंगे या धान के ठूठों से जो कल्ले निकल रहे होंगे वो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। और उसके बाद तीसरे चौथे दिन आप गेहूं की जीरो टिलेज मशीन द्वारा बुवाई कर सकते हैं। जीरो टिल मशीन है क्या, इसमें जो टाइनें रहती हैं वो इतनी बारीक या एक तरह से पैनी नुकीली रहती हैं कि कितनी भी तप्पड़ जो धान की हम देखते हैं कि मचुआ या पर्लिंग करके लगाते हैं, ज़मीन सख्त हो जाती है, उसको चीरती हुई चलती है और उसमें पीछे हमारे बीज और खाद को घेरती रहती है। तो उसमें हम देखें कि जो बीज का जमाव है वो सही होता है। क्यों होता है कि जब बीज एक निश्चित गहराई पर और निश्चित लाइन से लाइन की दूरी पर पड़ता है, इसी के साथ साथ हम देखें कि खाद भी एक निश्चित जगह पर पड़ता है जहां से फसल अधिक से अधिक उपयोग कर सकती है। तो इस दशा में हम देखेंगे कि जीरो टिलेज से बुवाई की जा सकती है। अब इसमें हम देखते हैं कि बुवाई के समय क्या क्या सावधानियां रखना आवश्यक है। पहली सावधानी तो ये है अच्छे उत्पादन के हिसाब से कि खेत है जो हमारा समतल होना चाहिए। जो लेजर लेवल आजकल किसान सभी करा रहे हैं वो बहुत उपयुक्त है, क्योंकि जब जीरो टिलेज से आप बोएंगे और पानी लगाएंगे, यदि समतल नहीं हुआ तो कहीं कम पानी भरेगा, कहीं ज़्यादा लगता है, तो वो ठीक नहीं है। दूसरी बात आती है कि जब हम जीरो टिलेज से बुवाई करें तो इसमें धान का जो पुआल पड़ा रहता है कटा हुआ नहीं पड़ा रहना चाहिए, क्योंकि वो मशीन जब चलेगी तो उसमें भरता है और मशीन को चलने से बाधित करता है। ऐसी यदि दशा है कि कंबाइन के द्वारा काटा है तो उसके लिए एक उन्नत जीरो टिलेज मशीन आई है जिसको टर्बो हैप्पी सीडर कहते हैं। उसमें एक रोटावेटर की तरह आगे लगा रहता है और जो जीरो टिलेज की टाइन है वो लगी रहती हैं, तो वो हमारा जो धान का पुआल पड़ा हुआ है उसको खेत में इस तरह से बिखेरता जाता है कि वो मशीन में फंसता नहीं है और आराम से आप बुवाई कर सकते हैं। और जो पुआल है पड़ा हुआ उसको मल्च की तरह, एक कवर की तरह खेत में बिछाते चलता है, जो कि नमी संरक्षण का काम करता है और खेत में धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर जो जीवांश कहते हैं उसको बढ़ाता है। धान गेहूं के अलावा जो अन्य फसल चक्र हैं, चाहे जैसे कि आपने अरहर की फसल ली हो खरीफ में या मक्का की फसल ली हो, उन क्षेत्रों में भी हम जीरो टिलेज द्वारा गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। दूसरा लाभ की बात करें इस मशीन से तो हम लाभ में देखेंगे कि एक तो यह है कि समय की बचत होती है। हम सामान्य जब अच्छी जुताई आती है फिर खेत तैयार करते हैं, उससे पहले हम देखेंगे कि 1 सप्ताह पहले खेत जब ट्रैक्टर चलने लायक हो जाए उस दशा में आप इससे मशीन से बुवाई कर सकते हैं। तो जो 1 सप्ताह का समय बचता है उससे प्रति के हिसाब से गेहूं का हमारा उत्पादन बढ़ता है। दूसरा लाभ ये है कि इसमें जो खाद की मात्रा है उसकी जो उपयोग क्षमता, यूज इफिशिएंसी जिसे कहते हैं, वो बढ़ जाती है, क्योंकि खाद आमतौर पर किसान छिड़क के ही मिला देते हैं। इसमें बीज के सही नीचे पड़ता है तो उसका फसल सही उपयोग कर लेती है, इसलिए लाभ है। अगला लाभ ये है कि हम देखेंगे कि ज़्यादातर फसल चक्रों में जो गेहूं का मामा या बलूरी फिलेरिस माइनस जिसे कहते हैं उसकी समस्या बढ़ती जाती है। यदि जीरो टिलेज द्वारा आप गेहूं की बुवाई करते हैं तो उसमें खेत की जुताई नहीं होती है तो खेत तप्पड़ रहता है, तो ये गेहूं शाह जो खरपतवार है उसकी समस्या कम होती है धीरे धीरे। सबसे बड़ा लाभ यह है कि लागत की बात कर रहे हैं तो खेत की तैयारी में जो लागत आती है, किसान आमतौर पर
4 से 5 बार खेत की जुताई करने में जो पैसा खर्च करता है उसको खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप देखेंगे 4 से 5 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर लागत में भी इससे कमी आती है और आप इसको करके ये लाभ कर सकते हैं विभिन्न तरह के। बीज की मात्रा की बात करें तो इसमें 125 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग करना है। पोषक तत्वों की बात करें तो NPK जो दानेदार आता है आप उसका उपयोग करेंगे तो बेहतर होगा। मशीन सही चलती रहेगी, उसमें कोई किसान को व्यवधान नहीं आएगा मशीन चलने में और पाइप बंद नहीं होते हैं। इसी के साथ साथ देखें हम कि बात ये करते हैं कि इसमें नमी की सही जानकारी होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपकी धान की फसल कटाई में विलम्ब हो रहा है और गेहूं की बुवाई में विलम्ब हो सकता है तो धान की खड़ी फसल में कटाई से लगभग 1 सप्ताह पहले आप पानी लगा दीजिए और धान की फसल काटने के बाद आप इसकी तुरंत जीरो टिलेज द्वारा बुवाई कर सकते हैं कि उस समय उसमें पर्याप्त नमी रहती है। तीसरी बात ये देखें कि पहला जब सिंचाई करते हैं तो पहली सिंचाई 15 से 20 दिन के अंदर इसमें जो सामान खेत तैयार करते हैं उससे 4-5 दिन पहले सिंचाई कर देना चाहिए, जिससे कि अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो जो हम कह रहे थे कि पहला पानी जल्दी लगा दें, वो इसलिए कह रहे थे कि जब पहला पानी 5 दिन पहले लगा देंगे और उसके बाद यूरिया का जो प्रथम बचा हुआ डोज है चौथाई जिसे कहें 25%, उसको छिड़क देंगे तो जो ठूंठ खड़े हुए हैं धान के रेसिड्यू पड़ा हुआ है हमारे खेत में वो सड़ने लगेगा जल्दी और पहले नाइट्रोजन के छिड़काव पर उसको भी आवश्यकता होती है। यदि आप नाइट्रोजन का छिड़काव नहीं करेंगे या विलम्ब करेंगे तो फसल पीली होने लगती है, इसीलिए पहला छिड़काव जल्दी हो जाएगा तो सड़ने लगेगा। दूसरे छिड़काव तक हम देखेंगे धीरे धीरे वो सड़ के हमारी फसल को अधिक मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध कराएगा और फसल अच्छी से अच्छी होगी। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाले यंत्र सोलर पंप पर तकनीकी जानकारी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसी भी फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए सिंचाई जल सबसे महत्वपूर्ण है और हमारे किसान भाई इसकी पूर्ति के लिए अधिकतर डीजल इंजन या बिजली चलित मोटर का प्रयोग करते हैं, जिसमें से डीजल इंजन से सिंचाई काफी महंगा पड़ता है और गांव में बिजली की अनियमितता के कारण उचित समय पर सिंचाई नहीं हो पाती है। इन सभी समस्याओं को सोलर पंप का प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। अतः ये यंत्र आपके लिए किस प्रकार उपयोगी है और इसे स्थापित करने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है, आइए जानते हैं फतेहपुर के उप कृषि निदेशक जीसी कटियार से। दरअसल क्या है कि आप जान रहे हैं कि किसान भाइयों को प्रदेश में बिजली की काफ़ी दिक्कत हो रही है और अभी भी कई सुदूर क्षेत्रों में गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं मिल पाती है, तो और डीजल महंगा है, तो सौर ऊर्जा को इस्तेमाल करते हुए और सिंचाई के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए, इसके लिए राज्य सरकार ने ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना चलाई हुई है। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये पैनल ये सौर ऊर्जा का है और इसमें 3 तरह के सिस्टम लगवाए जा रहे हैं। एक 2 HP का है, एक 3 HP का है, एक 5 HP का है। ये योजना लघु सीमांत किसानों के लिए है और 2 HP में और 3 HP में 75% छूट है। किसान को 2 HP में 60,000 रुपये देने हैं और बाकी सरकार वहन करेगी। 3 HP में 1,17,200 रुपये किसान को वहन करना है, बाकी सरकार वहन करेगी। 5 HP में 2,65,000, इसमें छूट 50% है बजाय 75% के। इसमें 2,65,000 किसान को देना है, बाकी सरकार वहन करती है। 2 HP के जो ये सोलर पंप सेट हैं ये 20 से 25 फीट की गहराई में जहाँ पर वाटर टेबल है वहाँ पर अच्छा काम करते हैं और लगभग 2 से 2.5 इंच इनका डिस्चार्ज भी है। 3 HP का जो सोलर पंप सेट है ये 70-75 फीट तक बढ़िया काम करता है। अगर वाटर टेबल 70-75 फीट है तो अच्छा पानी निकलता है और 5 HP का भी इसी तरह से करीब 70 से 75 फीट पे
जहाँ पर वाटर टेबल है वहाँ पर पानी निकालता है। जनपद फतेहपुर में लगभग 13 3 HP के सोलर पंप इंस्टॉल भी कर दिए गए हैं, जो बहुत अच्छे चल रहे हैं और किसानों में काफ़ी मांग है इन पंप सेट्स की। इसमें बिजली का और इसमें डीजल का खर्चा नहीं है और ये सुबह से शुरू होता है और जैसे जैसे दोपहर होती है पानी का डिस्चार्ज बढ़ता चला जाता है और शाम को कम हो जाता है, रात में बंद हो जाता है। और इसमें लगभग 2.5 इंच का डिस्चार्ज है, तो जो हमारे 2 हेक्टेयर तक के लघु सीमांत किसान हैं उनकी सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी इनको मिल जाता है। इसमें किसी भी फसल के लिए भी आप कर सकते हैं, धान है, गेहूं है और सब्जियां हैं, यहाँ तक कि इसमें ड्रिप सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके माध्यम से भी पानी की बचत करते हुए पानी लगाया जा सकता है। 2 हेक्टेयर तक ये सिस्टम बहुत प्रभावी है। हम सबसे पहले पंजीकरण कराते हैं, ऑनलाइन पंजीकरण होता है और उसमें प्रथम आओ प्रथम पाओ के सिद्धांत पर जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन लोग कराते हैं, लघु सीमांत किसानों को उसी प्राथमिकता पर हम लोग सुलभ कराते हैं। इस तरह से ये बिना लागत का सोलर पंप सेट है और किसान भाई इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं और कृषि विभाग से संपर्क स्थापित करें। हम उनके यहाँ इंस्टॉल करवाएंगे और इससे बहुत लाभ होगा, डीजल और बिजली की बहुत बचत होगी इससे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है हजरिया ललितपुर के रणधीर कुमार ने। आपने बटेर के पालन और इनके देखरेख पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि देखने में आ रहा है कि इस समय क्वेल की फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा मौसम है। हमारे भारत देश में इसको बटेर के नाम से भी जाना जाता है। 250 से 300 ग्राम की केवल 5 सप्ताह में वजन ले लेती है। इसके जो अंडे देने की क्षमता है वह क्षमता भी बहुत कमाल की है। देखा जाए तो 280 से 300 अंडे प्रति वर्ष के हिसाब से हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। इनके जो अंडे हैं उनका वजन लगभग 10 ग्राम का होता है, छोटा छोटा अंडा होता है। सामान्यतया इनके जो चूजे निकलते हैं वो 6 ग्राम के 7 ग्राम के लगभग वजन के रहते हैं। अगर ज़्यादा स्वस्थता है तो 6 से 8 ग्राम के बीच में इनकी रेंज देखी जाती है। देखने में आ रहा है कि दलहनी फसलों के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और प्रोटीन की उपलब्धता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। ऐसी स्थिति में बटेर पालन बहुत ही फायदेमंद सिद्ध हो रहा है। बटेर पालन इसलिए फायदेमंद सिद्ध हो रहा है क्योंकि इसमें लागत ज़्यादा आती नहीं है। जो प्रोटीन है उसकी गुणवत्ता भी ज़्यादा अच्छी होती है। बटेर के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि यह बहुत सारे रोगों के प्रति असंवेदनशील होती है एवं कई बीमारियां हैं जो दूसरी मुर्गियों में होती हैं, वो जैसे रानीखेत है, ये बटेर में ये रोग नहीं आ पाता। इस वजह से मृत्यु दर उतनी नहीं आती। ऐसी स्थिति में हमारा इलाज का खर्चा भी बच जाता है। सामान्यतया देखा गया है कि जो बटेर है यह फील्ड में भी आराम से रह लेती है। इसको वैसे रख रखाव के लिए अगर देखा जाए तो एक जालीदार कमरा जिसमें स्वच्छ हवा का वातावरण हो, हल्की सी नीचे जो भी घास फूस निकलती है छोटे छोटे टुकड़े करके उसे हम केवल बिछा दें जिससे कि उसके पैर हैं वो जमीन पर ना पड़े, हल्का सा उसमें सॉफ्टनेस बनी रहे। इसके जो चूजे हैं वो 6 ग्राम के होते हैं शुरुआत में और शुरुआत के सप्ताह भर में ये लगभग 4 ग्राम दाना खाती है। दूसरे सप्ताह में ये 9 ग्राम के आसपास दाना प्रतिदिन खाती है। तीसरे सप्ताह में ये 15 ग्राम दाना प्रतिदिन के हिसाब से खाती है। चौथे सप्ताह में ये 25 ग्राम प्रतिदिन दाना खाती है। 5वें सप्ताह में 30 ग्राम प्रतिदिन दाना की आवश्यकता होती है और
लगभग आधा किलो दाना कुल खाती है और 200 से 250 ग्राम अच्छे वातावरण में 300 ग्राम तक वजन की प्रोटीन आपको उपलब्ध करा देती है। कई बार तो ऐसी स्थितियां बनती हैं कि जो टूटन जिसे कोई नहीं खाता, हमें उसे फेंकने पर मजबूर होना पड़ता है कि अभी हमारे किसी भी काम नहीं आ रही और हमें ऐसा लगता है कि हम इसे गलत फेंक रहे हैं, लेकिन हम इसे कंज्यूम भी नहीं कर सकते। उस दाने के टुकड़ों को बटेर बड़े अच्छे से खाती है और आपको प्रोटीन उपलब्ध कराती है। कॉमर्शियल फार्मिंग के हिसाब से अगर हम क्वेल को पालते हैं तो शुरुआत में इसके लिए हमें 10 बाई 10 के कमरे में लगभग 400 से 500 क्वेल हम रख सकते हैं। बहुत कम क्षेत्रफल लगता है। घर की छत पर भी हम कर सकते हैं। हल्की सी डीप लिटर सिस्टम के लिए बिछावन की आवश्यकता होती है, जो हम बुरादा या भूसा से पूरी कर देते हैं। शुरुआत में जो ध्यान रखने वाली बात है वो है कि हम इनके जो चूजे हैं उनको ब्रूडिंग सिस्टम में ठीक तरीके से रखें, क्योंकि इनको टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अगर हमने ब्रूडिंग ठीक से नहीं कर पाई, टेम्परेचर ठीक से नहीं दे पाए, ऐसी स्थिति में चूजे एक दूसरे पर चढ़ते हैं और क्लबिंग जिसे कहते हैं, क्लबिंग के कारण चूजे मर जाते हैं और मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा आती है। इसलिए हम ब्रूडिंग में टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखें। शुरुआत में इनको दाने की आवश्यकता भी बहुत कम होती है और हल्का सा पानी के जो वाटर हैं वो साइड में रख दिए जाते हैं, जिससे कि ये आवश्यकता अनुसार पानी पी सकें और दाना खा सकें। इसके साथ ही साथ धीरे धीरे करके 4 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से शुरू के सप्ताह में दाने की आवश्यकता पड़ती है। बाद में धीरे धीरे करके दाने की मात्रा बढ़ती जाती है। 5वें सप्ताह में यह लगभग एडल्ट बॉडी वेट अपना ले लेती हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित किसी भी समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बासमती धान के बीज उत्पादन पर एक प्रगतिशील किसान का अनुभव। बैगन की फसल को क्षति पहुंचाने वाले कीटों के नियंत्रण पर जानकारी। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।